हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मगध साम्राज्य का उदय और कुछ वंशों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से आपका मौर्य वंश, फिर आपका सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन से आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। शक, पहलो और कुषाणों ने क्रम से भारत पर आक्रमण किया। तो ये क्रम आपका जो है क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो हिंद यूनानी सबसे पहले आए थे, इंडो ग्रीक, ओके। फिर इसके बाद शक आए, फिर पहलो आए, फिर कुषाण ने क्रम से भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, डेमेट्रियस ने, ओके। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो शाकल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, मिनांडर था, ठीक है। मिनांडर की राजधानी जो है साकल, साकल या सियालकोट, ठीक। आधुनिक नाम जो है सियालकोट है, पहले इसका नाम क्या था, साकल था, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी, हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, मिनांडर था, जिसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, शाकल, ओके। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा। मिलिंद पन्हो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे है सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि सर्वप्रथम जो है हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे, ओके। क्वेश्चन पूछा हुआ कि मिलिंद पन्हो में क्या वर्णित है, तो मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है हेलिनिस्टिक कला। हेलिनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से ही है, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध जो है वो हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, शकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे, याद रखिएगा कि शक जो है वो मध्य एशिया से आए थे, और शक जो है वो 5 शाखाओं में विभक्त थे, ठीक है। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया, ठीक है। यानी विक्रमादित्य ने किसको पराजित किया, शकों को पराजित किया, और इस उपलक्ष्य में जो है इन्होंने कौन सा संवत चलाया, विक्रम संवत चलाया, ठीक है। इसका काल क्या है, 57 ईसा पूर्व, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन है, रुद्रदामन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़, जो कि गिरनार आपको गुजरात में पड़ता है, जारी किया था। तो पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शकों ने प्रशासन की कौन सी प्रणाली अपनाई थी, तो छत्र प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपरांत 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंद पार्थियन या पहलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य हुआ था, ठीक है। पहलो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, गोंडू फर्निस था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कि पहलो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, गोंडू फर्निस था, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, गोंडू फर्नीस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुषाण वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है पहलवों यानी पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए थे। उसके बाद क्या कह रहा है, कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे, ठीक है। कुषाण जो थे वो चीन की यूची जाति की एक शाखा थे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिशस ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिशस ने किया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है
कुषाण शासकों में विमकर्ड फिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो विमकर्ड फिशेस ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विमकर्ड फिशेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेश्वर, ओके। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि किस शासक के सिक्कों पर जो है शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है? तो कौन था? विमकर्ड फिशेस, जिसने सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क की प्रथम राजधानी जो है वो पुरुषपुर, जो कि पेशावर आज का स्थान है, तथा दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, जिसे आज के पेशावर के नाम से जानते हैं, तथा दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। ठीक है, विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था, जिसका समय क्या है? 57 ईसा पूर्व। और कनिष्क ने जो है वो शक संवत चलाया था और इसका समय क्या है? 78 ईस्वी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। ओके, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था कौन? कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक। ओके, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है, चरक संहिता। ठीक है, नाम से इनके स्पष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है उसे किस नाम से जानते हैं? महाविभाष सूत्र, और इसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसने बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्र अलंकार की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको जरूरी याद करना है, बार बार ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अश्वघोष जो है कनिष्क का राजकवि था, जिसने क्या किया था? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्र अलंकार की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व व सुमित्र आदि रहते थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। इसकी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ओके, नागार्जुन ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण शासकों की उपाधियां क्या थी? महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र। ठीक है, यानी कुषाण वंश के जो शासक थे वे कौन सी उपाधियां धारण करते थे? महाराज की, राजाधिराज की और देवपुत्र की उपाधियां धारण करते थे। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र की जो उपाधियां हैं वो किस वंश के शासक धारण करते थे, तो ऑप्शन में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कुषाण वंश की उपाधियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है गुप्त साम्राज्य को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद ही रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश के सबसे महान शासक रहे हैं। ठीक है, प्रथम महान शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जिनका समय जो है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, तो कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त का कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। याद रखिएगा, कविराज की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो समुद्रगुप्त को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक यानी कि विदेश मंत्री, संधि विग्राहक का मतलब है विदेश मंत्री, तथा राजकवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिशेन की। हरिशेन किसकी विदेश मंत्री या राजकवि थे? तो समुद्रगुप्त के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, कि फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के भी चलाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल क्या है? 415 से लेकर 455 ईस्वी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त बना, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 455 से लेकर 467 ईस्वी, सॉरी, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त, ठीक है, जिसका टाइम क्या है? 455 से लेकर 467 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो कि गिरनार यानी गुजरात में स्थित है, इसका पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक, और स्कंदगुप्त के समय ही हुड़ों का आक्रमण भी हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था तथा प्रांत को क्या कहते थे? देश, अवनी अथवा भुक्ति कहते थे। ठीक है, यानी देश, अवनी या भुक्ति का मतलब क्या था? प्रांत, गुप्त साम्राज्य में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भुक्ति के शासक को ऊपरिक कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भुक्ति के शासक को ऊपरिक कहते थे, यानी प्रांत के शासक को ऊपरिक कहते थे, या अवनी के शासक को ऊपरिक कहते थे, या देश के शासक को ऊपरिक कहते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आइए देख लेते सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण क्या क्या है कि कौन से शासक ने क्या करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को जो है अधिकारी नियुक्त किया था सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए। ठीक है, और अशोक के समय में कौन था? तो शास्प था। ठीक है, और रुद्रदामन के समय में सुविशाख था और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये चारों ही शासक जो है सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त जो है मौर्य के समय पुष्यगुप्त अधिकारी नियुक्त था, अशोक के समय तुषास्प अधिकारी नियुक्त हुआ था, और रुद्रदामन के समय सुविशाख और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित जो अधिकारी नियुक्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत प्रदेश के शासक क्या कहलाते थे? गोप्ता कहलाते थे। ठीक है, भुक्ति विषय में बटे हुए थे जिसके प्रमुख विषय पति कहलाते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेठ कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर जो थी वो 1/6 थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1/6। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई हेतु अरघट या रहट घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त राज्यों राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि सीमांत प्रदेशों के शासक गुप्ता कहलाते थे। भुक्ति जो है वो विषय में बटे हुए थे जिसका मुखिया या प्रमुख क्या विषयपति कहलाता था, और दंड पाशिक जो है पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूह को पेठ कहते थे। ठीक है, और गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी, याद रखिएगा। ठीक, और सिंचाई हेतु अरघट या रहट या घंटी यंत्र होता था, उसका प्रयोग करते थे, और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए गुप्त राजाओं के शासन काल में। ठीक है, और जिन्हें क्या कहते थे? दिनार कहते थे, यानी दिनार क्या था? सोने के सिक्के जो है उनको दिनार कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। ठीक,
गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, याद रखिएगा, ठीक है। इनका राजा चिन्ह जो है वो भगवान विष्णु का वाहन यानी कि गरुड़ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ओके, और इनका जब जो है राज चिन्ह क्या होता था, भगवान विष्णु का वाहन यानी कि गरुड़ होता था, ठीक। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। ओके, नेक्स्ट है मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ भी गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता में गुफा संख्या जो है 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। अजंता में गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है वो गुप्तकालीन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों जैसे कि जन्म है, महाविनिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण है, इसका चित्रण किया गया है। अगला है अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक कौन थे, धन्वंतरी निवास करते थे। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि महाकवि कालिदास और आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी जो है किसके दरबार में रहे थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे, इन्होंने आर्यभट्टीयम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। ओके, आगे देखते हैं। आइए गुप्तकालीन मंदिर के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। विष्णु मंदिर जो है ये गुप्तकालीन मंदिर है, कहाँ का, तिगवा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। शिव मंदिर ये भी गुप्तकालीन है, कहाँ पड़ता है, भूमरा, जो कि नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। इसके अलावा पार्वती मंदिर जो है नचना कुठार का, ये भी मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ झांसी आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और शिव मंदिर जो है ये आपका खोह नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपका गुप्तकालीन मंदिर है। ओके, नेक्स्ट है भीतरगांव मंदिर, जो कि भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, ये आपका सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ओके, तो आपको इसमें याद कौन कौन सा रखना है, देखिए वैसे पूछा तो मोस्टली सब गया है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दशावतार मंदिर है आपका यूपी का जो है, ठीक है, ललितपुर देवगढ़ वाला, और आपका कानपुर का भीतरगांव मंदिर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद ही करिएगा, ठीक है। बाकी तो सभी याद करना है। चलिए आगे देखो। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।